We have been talking to you about adolescence और पेरेंट्स के बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं. तो अमिता मैम और मैंने सोचा क्यों ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पेरेंटिंग स्टाइल्स की बात की जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि एक पेरेंट का एक बच्चे के अक्स पे बहुत गहरा प्रभाव होता है. एक बच्चा अपने माँ बाप की मिरर इमेज होता है. In Indian context, there are a lot of parenting styles. So we would want you to know, and we would want to take you through all those parenting styles and have you understand which category you fall in. आप किस parenting style की category में पढ़ते हैं, आप आते हैं, और क्या आपको उसमें अगर आते हो तो एक कुछ अलार्म बेल रिंग कर रही है जिसकी वजह से आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे. So let's get on to parenting styles, ma'am. So किस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं और इनफैक्ट यूएस यूके वेस्टर्न वर्ल्ड में तो स्टैंड अप कॉमेडियंस वो जोक भी करते हैं, ब्राउन पेरेंट्स इंडियन पेरेंट्स. तो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडीज हैं और हमें तो ओपीडी में सुनाते हैं बच्चे की देखो ये वाला स्टैंड अप कॉमेडी या कैनी सेबेस्टियन ने या उसने ये ऐसे ऐसे बोला, आपने सुना माय डैड इज जस्ट लाइक दैट. तो या माय मॉम इज जस्ट लाइक दैट. मैम इसी के ऊपर एक बच्चे ने बहुत रिसेंटली मुझे एक बात बोला कि हमारे पेरेंट्स अमेरिकन पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं है. जैसे ही हम बड़े होते हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं पैर छुओ, तहजीब रखो, तमीज रखो, रिस्पेक्ट दो, और हम उनको गले लगाना चाहते हैं, हम उनको हग करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, मगर पता नहीं रास्ते में वो कैसे खो जाता है. हाँ, और बहुत पेरेंट्स हैं जो सिंपल से जो भाषा है जो लगता है आई लव यू तो रोमांस के तौर पे उसको लेते हैं और वो थोड़ा ऐसे घूर के देखते हैं कि वो क्या गया, लेकिन बच्चे सुनना चाहते हैं पेरेंट्स से भी कि लव यू यू नो हर चीज पे. अब पेरेंट्स कुछ अभी के पेरेंट्स जो ये जनरेशन के कहने भी लगे हैं, मगर फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स नहीं कहते, बच्चे उनके भी मुंह से सुनना चाहते हैं. तो इसीलिए पेरेंटिंग स्टाइल्स की जो आज हम बात करेंगे उसमें सभी लोग जो ये सेगमेंट देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, तो वो देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कहीं मैं ये तो नहीं, कहीं मैं वो तो नहीं, तो वो देखते हैं. तो पहला सेगमेंट जो है, जो पहला टाइप है वो है डेमोक्रेटिक एंड एनकरेजिंग. जो डेमोक्रेटिक एंड एनकरेजिंग पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बात भी मनवाना चाहते हैं, लेकिन कन्विंस करा के. एक सेइंग है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल is of the same opinion still. Yeah, that's a beautiful saying. हाँ, प्यार से कन्विंस कराएं, उनकी बात कुछ तुम हमारी मानो, कुछ हम तुम्हारी मानते हैं, हम साथ चलते हैं, तो एनकरेजिंग रहते हैं. तो वो बच्चों को भी उतनी इम्पोर्टेंस अहमियत देते हैं. सो डेमोक्रेटिक एंड एनकरेजिंग नंबर 1, जो कि बहुत बढ़िया ऐसा होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में. आई थिंक दैट्स वी आर स्टार्टिंग विद अ पॉजिटिव नोट, डेमोक्रेटिक एंड एनकरेजिंग पेरेंट्स. और शायद एक अथॉरिटेटिव वर्ड भी इनके लिए यूज होता है, जो बच्चों को सारी बात अपनी नहीं मनवाते हैं. वो ये कहते हैं ठीक है, let's talk it out, let's listen, what is the plea you have, what are the reasons you want to make, और तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी सुने, और कुछ बीच का रास्ता निकाल लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें. और सेकंड कैटेगरी है ओवर इंडल्जेंट. वो कोई भी कारण से हो, ओवर इंडल्जेंट पेरेंट्स, मे बी दे वांट टू स्कोर अ पॉइंट ओवर अनदर पेरेंट, मे बी दे वांट टू स्कोर अ पॉइंट ओवर सम इन-लॉज, मे बी दे वांट टू स्कोर अ पॉइंट इवन टू देमसेल्व्स कि मैं बिकॉज क्वांटिटी टाइम नहीं दे पा रहा, ये ना या नहीं दे पा रहे हम, तो क्वालिटी में हम ज्यादा, क्वालिटी नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बट ओवर इंडल्जेंट, बाहर लेके जाते हैं, स्पेंडिंग सो मच मनी, गिविंग देम सो मच मनी, ओवर इंडल्जेंस. वो कहते हैं ना आशिमा, अति हर चीज की बुरी होती है. राइट. ओवर इंडल्जेंस आल्सो, ओवर इंटेलिजेंस भी इन द लॉन्ग रन इज नॉट वेरी गुड. सो डिफरेंट सेगमेंट में जब हम इसकी बात डिटेल में करेंगे, we'll talk about this also in detail. Yeah. The other word for helicopter parenting, over-indulgent parents is helicopter parenting. Correct me if I'm wrong. Over-indulgent और helicopter parenting, जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो हर टाइम हॉवर करते रहते हैं अपने बच्चों के सिर पे, उनको हर चीज में उनको इन्वॉल्व होना है, उनको हर चीज देखनी है, वो बच्चों को मी टाइम वाली कोई सिचुएशन ही नहीं मिलती है.
हाँ, जो मी टाइम है, मेरा अपना साइकोलॉजिकल इमोशनल स्पेस। हर छोटा बच्चा, आप देखो पेट को भी हमेशा गोद में रखेंगे, वो भी छिटक के भागेगा। जी 4 महीने का बच्चा भी थोड़ा छिटकता है कि मुझे अलग करो, थोड़ा सा हाथ पैर मारता है, ही वांट्स टू डू क्रॉल और एनीथिंग विच ही कैन डू, राइट और होल्ड हैंड, अपना कुछ ना कुछ पिक करने की कोशिश करता है, ट्राइज जी टू होल्ड योर फिंगर, कुछ एक्शन करने की कोशिश करता है, विच इज पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। तो छोटे एब्सोल्युटली बच्चे, छोटा पेट को भी स्पेस चाहिए। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उतना स्पेस चाहिए होता है। अनदर थिंग, एक सिमिली बताऊंगी जो कि हम पेरेंट्स को बोलते हैं, आशिमा, बहुत सुंदर है। आप देखो पेड़ की एक हम एग्जांपल लेते हैं, जो उसमें फल लगता है शुरू में कितना छोटा सा होता है, टाइट होता है, पेड़ से चिपका रहता है, हमें तोड़ने में कितना वक्त लगता है। वो बिल्कुल छोटा सा, सही अगर हम आम भी एक छोटा कह लो, अगर आम का पेड़ है, कोई भी पेड़ हो सकता है, जब वो छोटा सा होता है उतना ही टाइटली चिपका होता है पेड़ से। पर जैसे जैसे वो राइप होता जाता है, फ्रूट इज वेरी इजी टू प्लक इट, और उसके बाद अगर कोई प्लक नहीं भी करेगा, वो अपने आप गिर भी जाएगा विद टाइम, बिल्कुल है ना। इट विल फॉल डाउन ऑन अर्थ बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। ये तो प्रकृति का नियम है। तो बच्चों को हम पकड़ के अपना दुबका के नहीं रख सकते। तो ओवर इंटेलिजेंस, ओवर प्रोटेक्टिव, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, ये थोड़े सटल और इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। थोड़े थोड़े सटल डिफरेंसेस हैं, मगर इंटरचेंजेबल टर्म्स हम कह आई सकते थिंक हैं। मैम ये राइट। आजकल बहुत हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ना आजकल कुछ ज्यादा ही इंडल्जेंट हो रहे हैं। बच्चे को लग गई, ओहो लग गई, नहीं नहीं तुमने ये नहीं खेलना, ये नहीं, आ जाओ यहाँ का। सो दे आर ट्राइंग टू बी ओवर प्रोटेक्टिव एंड हावर अराउंड देयर चिल्ड्रन ऑल द टाइम। वो बच्चों की मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नहीं रिमेम्बर, हमारा जो ये सेगमेंट है वो शुरू ही इससे से हुआ है, एनहांसिंग हेल्थ फॉर वेलबींग। सो हेल्थ इज कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, एंड नॉट merely the absence of disease. So we are talking of holistic approach, enhancing health and well-being for short success, whether it is in professional life or in parenting. So what is the third type, ma'am? Third type is over submissive. जी बहुत बार उसको हम ओवर प्रोटेक्टिव भी बोलते हैं, लेकिन बच्चे के सामने, बिकॉज प्रॉब्ली कई बार होता है, पेरेंट्स बोलते हैं हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत पीटा था, बहुत डिसिप्लिन किया था, तो अभी हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के फ्रेंड बन जाए। अरे बच्चे के दोस्त बनना है एक उम्र के साथ, वक्त के साथ, जी जब वो आपके बराबर का हो जाए, कि एडल्ट हो जाए। छोटे बच्चे का दोस्त बनेंगे, उसे समझ ही नहीं आएगा डिफरेंस, बहुत सारी बातें अगेन नॉर्मल नहीं होंगी। So right. over submissive parenting is also not correct approach. So when we say over submissive, what does that mean? They are giving in too much, or they are Giving listening to the into, children, listening to the children for everything they have to say. They are like yes, yes ma'am kind of parents. Yes yes उस टाइप बच्चा, के। yes हाँ बच्चा। बेटा आप बताओ, हम आपको जो आपका मन करेगा हम करेंगे, बच्चे आप Right. बताओ। कभी कभी ठीक है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए ना, वो भी जरूरी है। तो So गिविंग this इन is टू that. मच, मतलब उनकी बात ही वो, उनको वो समझते हैं हमारे घर का लीडर या पेरेंट यही हो गया है। हाँ जी। राइट नेक्स्ट इज ओवर कोर्सिव। ओके ओवर कोर्सिव, तो कोर्स मतलब बहुत ज्यादा उसको नाग करना, उसको एनकरेजमेंट के नाम पे बार बार उसको थोड़ा सा बोलते रहना, कोर्स करते रहना, उसको उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते रहना, बेटा ये कर लेना, बेटा इज गोइंग टू बी रियली गुड, तुम ये सब्जेक्ट लोगे ना बहुत अच्छा होगा, तुम्हारा वो जो फ्रेंड है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब उसकी मम्मी से बात करके देखो, उसकी मम्मी भी कह रही थी कि he does that, maybe he's into drugs or something, why don't you talk to his mother, why don't you talk to other friends। मतलब कहीं ना कहीं बार बार प्यार प्यार में ये सारी बातें, वी आर वेल विशर्स ओनली, हम बच्चे का बुरा नहीं चाहते जब हम ओवर जी कोर्सिव भी होते हैं। जी जी देयर आर जी सम सिचुएशंस वेयर वी हैव टू डू दैट, बट नॉट हम्म ऑल द टाइम। लेकिन आप देखेंगे, पाएंगी आशिमा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, ओवर कोर्सिव होते हैं, वो भी ठीक बात। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप अपने बच्चों को बता सकते हो, बोल सकते हो, मगर हर बात पे उसी चीज को या नैग करते रहो या समझाते रहो, मतलब आपको लगे कि मेरी समझ से ही बच्चे को चलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी बैड। गोइंग टू बी बैड। तो वो चीजें भी ना हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जी उसके बाद है परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट परफेक्शनिस्ट
तो मतलब हर चीज बढ़िया ही होनी चाहिए, A+ ही आना चाहिए। और अगर A- आ गया, ओ माय गॉड, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरा बच्चा A- लाएगा। मेरे लिए तो ये डूब मरने की बात है। अपनी नींद तो या उड़ा ही लेते हैं, बच्चे की साथ में उड़ा देते हैं। देखिए, क्योंकि मैं तो A+ होता था हमेशा, ओ। क्योंकि मैं ऐसे था तो मेरे बच्चे को तो ऐसा होना पड़ेगा, अदरवाइज ही इज नॉट माय चाइल्ड। आप सोचिए, बच्चा अनजाने अनजाने में क्या क्या डायलॉग्स वो घर में सुन लेता है। मैम ये ओवर परफेक्शनिस्ट है कि परफेक्शनिस्ट है? परफेक्शनिस्ट हमेशा ओवर ही होते हैं। सो मतलब हर चीज में 100% चाहिए। सो या आई वुड से स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, बट डोंट ओवर इंडल्ज योरसेल्फ। कभी 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 हर चीज की जो थोड़ी खामियां हैं उसमें भी जिंदगी का मजा आता है। एवरीथिंग इज नॉट वाइट, एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक, ग्रे भी होता है बीच में। देखो, अगर आसमान सिर्फ नीला हो तो ऑल द टाइम नीला हम बोर हो जाएंगे। बोरिंग तो हो कभी जाएगा, उसमें मोनोटोनस। आते हैं, शेड्स ऑफ ब्लू आ जाते हैं, कभी काले काले बादल उमड़ पड़ते हैं, कभी झमाझम बारिश होती है। तो और क्लाउड्स भी क्या क्या फॉर्मेशंस करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है सिर्फ आसमान को देखते देखते। वो ये भी एक लालिमा थेरेपी। और वो जो जब कभी कभी पिंक स्काई होता है या रेड स्काई होता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो हमें ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, वी आर नॉट सेइंग कि ये सही पॉइंट्स नहीं है, लेकिन अगर एक ही हम बहुत ज्यादा करते रहेंगे, जी। वो देन इट बिकम्स टॉक्सिक। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल। हर चीज एक्सेसिवली में रिस्पॉन्सिबल। ओके। अति हर चीज की बुरी होती है। अगर बच्चे के कम मार्क्स आए हैं, मेरी गलती थी। अगर बच्चे के को टीचर ने बोला कि उसने ये बिहेवियर इश्यूज हैं, वो ऐसा बिहेव कर रहा है विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट करेक्ट, मेरी गलती है, मैंने उसे समझाया नहीं। और वो बार बार अपने को सेल्फ ब्लेम, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स फील कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय माय चाइल्ड। ये पता बात नहीं तो क्यों। सही है कि बच्चों के बनने में पेरेंट्स का रोल है, मेजर रोल है, और बच्चों जो है अपने माँ बाप का अक्स होते हैं। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि फॉर एवरीथिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल। हर हर बार उसकी कोई गलती हो जाए, कमी हो जाए तो रोने लग जाए कि मैंने इसको शायद समझाया नहीं, मेरी परवरिश में कुछ गलती रह गई, कुछ कमी रह गई। कई बार तो कोसते हुए ये डायलॉग बोला जाता है, मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई जो तुम ये बिहेव कर रहे हो। बड़े होके बच्चों को सुनने को मिलता है एज दे ग्रोइंग अप। तो ये जाने अनजाने जो डायलॉग्स बच्चे सुनते हैं, दे ऑल्सो डेवलप, बिल्ड और मार देयर पर्सनैलिटी। So वी नीड टू excessively responsible parents are the ones who think their children can never make mistakes. Any child who is making a should mistake, never should never make mistakes. no, if the child is making a mistake, it is my mistake. I My have made mistake. it. I have gone wrong somewhere. I am responsible for him making his mistake and he should never do it. वो शुड वाले जो स्टेटमेंट्स है वो भी आने लग जाते हैं ना। तो जब हम परफेक्शनिस्ट होते हैं, जब हम एक्सेसिव, कुछ भी एक्सेसिव होता है, जैसे एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबल है या ओवर इंटेलिजेंट है, कुछ भी जब एक्सेसिव हो रहा होता है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो रहा होता है, तो वो शुड स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। All My right. child should not do like this और my child should do like this। तो शुड नहीं, मे बी भी हो सकता है ना। जब स्काई के रंग इतने हैं और हर इंडिविजुअल की एक अलग अदा है, छटा है और निराली अदा है, सब बच्चों की हर इंडिविजुअल की अलग निराली अदा है। आप बागीचे में जाइए, हर फूल अलग है, उसकी खुशबू अलग है, उसके पंखुड़ियों का रंग अलग है ना। अगर गुलाब का ही रंग फूल है, उसमें रूप डिफरेंट शेड्स है। भेष भाषा सब ही अलग है। हाँ, Each बिल्कुल parenting बिल्कुल। is different. Each child हाँ is different. Each parent is different. अब आप कौन सी हाँ जी। कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आपको देखना है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे इनकी, बट अभी सिर्फ हम एक आपको नाम दे रहे हैं ताकि आप एक सोच कहीं विचार शुरू कर दें कि आप किस कैटेगरी में हैं। विच इज द कि नेक्स्ट कहीं वन? हम वो तो नहीं, कहीं हम वो तो नहीं, हम ये कहीं वो, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं मैं कहीं ये हम तो वो नहीं। तो नहीं रहे। विच इज द तो नेक्स्ट उसके वन? बाद, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आती है, निग्लेक्टिंग, रिजेक्टिंग, प्यूनेटिव।
तो निग्लेक्टिंग वो पेरेंट्स होते हैं जो जाने अनजाने अपने बच्चों को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो अपने काम में बहुत बिजी हो गए, चाहे अपनी लड़ाई में बहुत बिजी हो गए, चाहे अपने ईगोस में बहुत बिजी हो गए, उसके बाद थक गए, जब तक घर आते दे आर टू टायर्ड टू एक्चुअली स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड। सो निग्लेक्ट हो गया है। सुबह देर से उठे, बच्चे के स्कूल जाने का टाइम था, जो भी कारण हो ना, बच्चा स्कूल गया, अगर स्कूल गया तो टिफिन उसका मिस हो गया। कई बार इतनी हरी में हम बच्चे को तैयार करते हैं कि उसकी कोई बेसिक डायरी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, उसका टिफिन ही छूट जाएगा, बाद में बड़ा बहुत अफसोस होता है कि अरे ये क्यों हो गया, सुबह बच्चे ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, टिफिन भी नहीं लेके गया। मैम बहुत इवनिंग में इस रिसेंटली मेरे पास एक फादर का एग्जाम्पल आया। वो क्या बोलते हैं, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं डबल जॉब्स कर रहा था, और अब मेरे बच्चे, एक लड़का कॉलेज गोइंग है और एक लड़का मेरा जॉब कर रहा है, मगर वो मुझसे कनेक्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन में मैंने उनको निग्लेक्ट कर दिया है। तो बचपन की पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली, स्पेशली बिगिनिंग का जो बॉन्ड है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग बोलते हैं रिजेक्टिंग। अगेन कई बार बच्चे अनवांटेड होते हैं, या अगर पेरेंट्स के आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती है, बिकॉज ऑफ यू आई स्टेड इन द मैरिज। कल भी मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो बच्चा जो है वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी हो गया है, अभी एडल्ट है, यंग एडल्ट है। तो मदर वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि बीपी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी बट मेरे बच्चे को हो गया है, तो व्हाट शुड आई डू एंड हाउ कैन आई हेल्प हिम नाउ। बट उसका मदर का डिवोर्स हो गया था, वट एवर वेरिएबल्स उनके इश्यूज होंगे, बट उसका इम्पैक्ट बच्चे में बहुत आया। उसने अपने फादर को कभी देखा नहीं, और उसने बहुत ज्यादा वायलेंस देखा था। मदर कहती मेरे में इतना गुस्सा था, इतना एंगर था, कि वो सारा एंगर में कई बार बच्चे पे निकालती थी। तू भी अपने बाप जैसा है, तू भी मुझे अपने बाप की तरह तंग करेगा। बच्चे ने अपने बाप को देखा भी नहीं है, फादर को। बच्चा आज यंग एडल्ट है, प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ता है, अच्छा कर पढ़ रहा है, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज ही इज एम्प्टी। एंड बीपी जो है, बॉडी लाइन पर्सनैलिटी, इज अ वेरी साइकोपैथोलॉजिकल aspect of one's life if we catch it. I think मैम If in borderline personality disorder is one important aspect which will be covering, because आज हमारे समाज में भी लोगों को ये वर्ड समझ ना आए, मगर इसके जो सिम्टम्स हैं और साइंस है, जब हम बात करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं जो ये एम्प्टीनेस बच्चों में आ जाती है, उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रिजेक्टिंग तो बहुत ही एक, अगर हमें कोई रिजेक्ट करे तो हमें कैसी फीलिंग आएगी, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और जब बच्चे पैदा किए तो उनको ये फीलिंग देना कि हम तुम्हारी वजह से जो भी कर रहे हैं, या तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी खराब हुई है, व्हाट अ नेगेटिव इम्पैक्ट दैट विल हैव ऑन दैट स्मॉल चाइल्ड। अगर तुम नहीं होते तो मैं रीमैरिज कर लेती ना, अगर तुम नहीं होते तो मैं तुम्हारे फादर के साथ क्यों इतना साल इतना अपना कॉम्प्रोमाइज किया, मैं शायद पहले निकल जाती या निकल जाता। सो बीपी तो किसी को भी हो सकता है, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। समटाइम्स द चिल्ड्रन सी देयर फादर स्ट्रगलिंग इन द रिलेशनशिप एंड दे नो दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ द बहुत किड्स। प्यारी सी लाइन याद आई, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। उसी तरह बच्चे भी बहुत नाजुक होते हैं, और अगर आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि आप बच्चे को जिंदगी देके इस दुनिया में ला रहे हैं, तो उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एक नर्चर देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनदर जो एक हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है, वो आफ्टर निग्लेक्ट, रिजेक्ट, जो कि नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, प्यूनिटिव। हम बहुत अग्रेसिव होते हैं। हमारा गुस्सा में भी ऑफिस में किसी के कारण हो, हमारी पर्सनल लाइफ में हो, हमारे पेरेंट्स के साथ हो, अपने स्पाउस के साथ हो, निकलता बच्चों पे है, बिकॉज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल एंड अवेलेबल एंड दे आर देयर। यंगस्टर्स, छोटे बच्चे, वे जो फूल है, नाजुक फूल हैं, तो वो सबसे जल्दी हम क्रश पे हो जाते हैं। तो मैम प्यूनिटिव और रिजेक्टिंग में क्या फर्क हुआ? प्यूनिटिव अग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव। रिजेक्टिंग में तो इनडिफरेंस हुआ, वो भी रिजेक्शन हो गया। प्यूनिटिव में मार पीट, इमोशनल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस। तो रिजेक्टिंग में इमोशनल वायलेंस चल रहा है, उनको बातों से, शब्दों से मारा जा रहा है, मगर प्यूनिटिव में शब्दों के साथ साथ आप बॉडी को भी लेकर के इन्वॉल्व करके आ गए, आपको उनको मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं। बातों से तो मार ही रहे थे, अब आप उनको हाथ पैर से भी मारना शुरू कर देते हैं।
Exactly. Okay, what और is बहुत पेरेंट्स जो लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल आज की जो हम बात करेंगे वो हाइपोकॉन्ड्रियकल है। हाइपोकॉन्ड्रियकल पेरेंटिंग स्टाइल क्या है? अरे अरे अरे, इसको ये दांत का ये दर्द हो गया, फटाफट रात के 12 बजे भी वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे अरे, इसके पैर में चोट लग गई, इसको फिर हॉस्पिटल। अरे जो घर में सोफ्रामाइसिन से, डेटॉल से काम चल सकता था, या सेवलॉन, कुछ भी आप लगाइए, सिंपल बोरोलिन क्रीम लगा दीजिए, और कई बार तो हल्दी उसका ही लेप लगा देते थे पहले, उतना भी कर लें तो हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है। या बच्चा अगर छींका तो कोविड ही होगा और फटाफट वो कोविड टेस्ट उसी वक्त। अरे आपका जो बिहेवियर है, इट इज वेरी कंटेजियस, द चाइल्ड इज गोइंग टू कैच दैट एंजाइटी, एंड लेटर ऑन व्हेन एज अडल्ट, as adolescent, when he catches this anxiety, falls vulnerable to developing an anxiety disorder, फिर हम बोलते हैं पता नहीं इसको कहाँ से हुआ, हम लोग तो बड़े मेरा बच्चा वायलेंट हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मेरा बच्चा एग्रेसिव हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मेरा बच्चा किसी से बात नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता, कॉन्फिडेंट नहीं है। अब जब आप पूछने जाते हो तो कहीं ना कहीं पे उसके रूट्स पेरेंटिंग में और पेरेंट्स में दिखते हैं। और हम पेरेंट्स को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हम यहाँ पर पेरेंट्स को ब्लेम एज सच नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल्स, और वी आर टॉकिंग अबाउट कि बच्चों की परवरिश हम और सुंदर कैसे कर सकते हैं, सो दैट दे डेवलप अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर देमसेल्व्स। इट इज बिकॉज कि आजकल की जो पेरेंटिंग है वो बहुत ज्यादा 99.9% ओनली पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो मैम हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक्चुअली मींस कि वो लोग हर फिजिकल लेवल पे ले आते हैं कि चोट लगी तो बहुत बड़ी बीमारी होगी, अगर खरोच लग गई तो कहीं सेप्टिक तो नहीं हो जाएगा, वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस, दैट इज इट, राइट? हाँ, तो हमने ये बात कर ली है 9 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स। मैम और भी कोई है पेरेंटिंग स्टाइल्स की यही 9 है? आई थिंक अभी 9 की आज इस सेगमेंट में बात करते हैं, छोटे छोटे तो बहुत हो जाते हैं, बट 9 मेजर जो सेगमेंट है, जो स्टाइल्स है, दीज आर दीज 9। यस। सो मैम मैं एक चीज और पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगी, आपकी भी बात पे बिल्ड कर रही हूँ, कि हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम उनको कॉन्शियसली अवेयर कर रहे हैं कि इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं और आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप अभी से ही उसका केयर कर लेंगे, समझ लेंगे, तो शायद आपको जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या गलत हो गया, क्यों गलत हो गया। आपका ब्लेम गेम नहीं चलेगा और आप कहीं ना कहीं पहले से ही हर चीज को कॉन्शियसली टेक केयर कर लेंगे, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं। मगर क्योंकि हम प्रोग्राम्ड लोग हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है अपने पेरेंट्स को देख के, हम लोग मैम ज्यादातर प्रोग्राम्ड वेज ऑफ पेरेंटिंग में जाते हैं, जो हमने देखा उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पेरेंट्स ये करते थे और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम वही कर रहे होते हैं। जैसे मुझे अपने बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत गुस्सा आता था, अभी भी कभी कभी आता है, बट आई हैव वर्कड ऑन इट। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसकी रूट्स शायद मेरी पेरेंटिंग में है। जब मैं बच्चा थी और जब मुझे पढ़ाया जाता था तो अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वही चीज कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, सही नहीं कर रहा है, तो गुस्सा करना चाहिए। And I've really worked on that. I've involved my children, and I think बहुत सारे लोगों को इस तरह के issues होंगे, so they'll have to take care. हाँ जी, बिल्कुल इश्यूज होंगे और बहुत सारे लोग आते भी हॉस्पिटल में। एंड आई एम श्योर कि जब हमारे सेगमेंट्स को ये सुनेंगे और क्वेश्चंस आएंगे आशिमा, और उसके बाद कोई पर्सनल कंसल्ट के लिए भी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ पर लिखा है। Definitely, you can reach out to Dr. Amita at Citizen Hospital. The numbers are mentioned below and the details are there. So we were talking about the parenting styles. Keep tuned. Please click the notification first, subscribe, and please understand. If you understand your parenting style, जिंदगी आसान हो जाएगी, बच्चों के लिए उनका सफर और खूबसूरत हो जाएगा और आपका तो ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो ही जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम।